बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्केड्यूल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हमारी क्लास हुआ करेगी, तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि आगे कौन सा लेक्चर चलेगा और फिर जिस भी टॉपिक को हम अ, पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड टेस्ट जो है वो उस दिन हो जाया करेगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये तो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। और किस किस को पता है कि जो जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, या दूसरे लफ्जों में कहें कि अल्केन में तमाम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है। कमेंट करें। sp3 होती है, और जब कार्बन अल्कीन्स में मौजूद हैं और कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो तब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है दैट इज sp2। तो ये याद रखें कि जब कार्बन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ बातें मतलब जनरलाइजेशन के तौर पे करता हूँ, वो बात आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ना। जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा तो दैट इज sp3। जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड की क्या पहचान है कि वो सिंगल बॉन्ड होता है एक, और अगर डबल है तो डबल में से एक सिग्मा जरूर होगा। तो जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा, ठीक है, चौथा बॉन्ड पाए हो सकता है या चौथा बॉन्ड नहीं भी हो सकता, तो तब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। और इन केस जब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और बाकी दोनों पाए बॉन्ड हो सकते हैं तो दैट इज अल्काइन। तो इस स्टेट को कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को क्या कहेंगे, कमेंट करें। शाबाश शाबाश। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन। डी स्टूडेंट्स, ख्याल रखना है, मैं जो बात कहूँगा उसको नोट रखना है। अब आप परेशान नहीं होंगे, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। पहचान कैसे आएगी, क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि बताएं जी फलां फलां में कंपाउंड में फलां आइटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, फलां की कौन सी है। तो ये स्टूडेंट, जैसे कार्बन के केस में ना वैसे ही नाइट्रोजन के केस में, जब नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा हो तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होती है, ठीक है। ये NH3 में भी ऐसा है, ये तो हम सबको पता ही है। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो इसका चौथा sp3 ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर होता है, वो नाइट्रोजन के ऊपर होता है। बाकी हाइड्रोजन्स के साथ इसका जो है वो एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो इसी तरह यहाँ भी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें बताएं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी NH4+ अमोनियम आयन में, तो आपका क्या ख्याल है। दिस इज अमाइड आयन। इसमें भी आप देखें तो नाइट्रोजन के 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, H के साथ हैं, ठीक है ना। NH2 है ना, इसका मतलब N के साथ दो जो H हैं वो कनेक्ट हैं। मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ डायग्राम। ये
ठीक है। और बाकी एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें भी आप देखें एन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ये भी फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी sp2। तो मैंने जो रूल बताया वो माइंड में है, जेन में रह जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर एन 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा तो वो sp3 है, लिख लें कहीं। और ये एक्सेप्शन है, अमोनियम आयन वाली बात एक्सेप्शन है, या इस तरह कोई भी आ जाए, यानी यूं समझ लें कि एन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसकी स्टेट होगी sp3। जब ये 4 बनाएगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पे डोनेट किया होगा। और जब नाइट्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा तो वो sp2 है। और जब नाइट्रोजन 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, जैसे HCN है, स्ट्रक्चर पता है ना, HCN का स्ट्रक्चर पता है, ये है बच्चों स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। तो देखें एन 1 सिग्मा बॉन्ड है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाए होते हैं, ये तो सबको पता है ना, माशाल्लाह से। तो ये सिग्मा है, बाकी दोनों पाए हैं। तो ये 1 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इस केस में sp होगा। यानी नाइट्रोजन के लिए जो हमारे रूल होंगे वो कार्बन से एक एक कम होगा, ये आपका रटा हो गया पक्का। जो कार्बन के लिए रूल है उससे एक एक कम करते जाएं, वो नाइट्रोजन के लिए है। क्योंकि नाइट्रोजन में कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन उससे कम बॉन्ड बनाता है ना, इस वजह से। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन से भी एक कम करके रूल अप्लाई कर दें। क्या रूल होगा, जब ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जैसे वाटर के केस में। आप सबको पता है वाटर की हाइब्रिडाइजेशन आप सबने पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, हायर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। ठीक है ना बच्चों, ये सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 है, यानी 4 sp3 बनेंगे तो 2 बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे और 2 में इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होंगे। ये बात समझ आ रही है ना? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ ना आ रही, ये बात समझ आ रही है? तो ये 4 sp3 हैं, तो 2 में लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो मैं बात दोबारा बोलता हूँ, जब ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ये sp3 है। ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे नाइट्रोजन के केस में हुआ बच्चों, यहाँ क्योंकि लोन पेयर है, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन आयन आ जाता है, ठीक है, तो ये लोन पेयर अपना ऑक्सीजन इसको डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फिर फार्मूला क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। ठीक है। जब भी लोन पे डोनेट होता है तो देने वाले पर पॉजिटिव और लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ H पर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पर पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो इस ये H न्यूट्रल हो जाएगा और O पर पॉजिटिव आएगा। ये स्टूडेंट इस केस में भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही है, हाइब्रिडाइजेशन को तो कुछ नहीं हुआ, वो पहले से मौजूद है कि लोन पेयर, जैसे यहाँ N के केस में हुआ था, तो वो लोन पे डोनेट हुआ है। सो दोनों केसेस में जब इसके बॉन्ड्स 2 सिग्मा हो या 3 सिग्मा हो, जब ये 3 सिग्मा बना रहा होगा तो फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो इन केसेस में sp3 है। और अगर सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा होगा, जैसे ये मैंने फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, आसान है, HC डबल बॉन्ड, सबको पता है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप का तो सबको पता है ना, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है ना जिसको ना पता हो। इजी बातें है ना बच्चों, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। क्या कर रहा है ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, तो डबल में से एक क्या होता है, सिग्मा, दूसरा फिर पाई, तो 1 सिग्मा बन रहा है, तो जब 1 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। ठीक है। रूल याद रखना बड़ा आसान है, रूल याद रखना बड़ा आसान है, कार्बन के लिए रूल याद रख लें, नाइट्रोजन के लिए उसमें से एक एक कम करते जाएं, ऑक्सीजन के लिए उससे भी एक एक कम करते जाएं। कैसा ट्रिक है, भूल के दिखाना आप कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो आपको किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होनी चाहिए। सल्फर साहब ये किस ग्रुप से है, ओ वाले से ही है। अगर सल्फर के आखिरी शेल में 6 हैं तो ऑक्सीजन के 6 हैं, तो सल्फर के भी 6 होते हैं, इसे भी 2 ही चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
सो जो रूल हम ऑक्सीजन के लिए लगाएंगे वही सल्फर के लिए लगाएंगे। ठीक है, जो रूल ऑक्सीजन के लिए वही सल्फर के लिए। सो क्या रूल है कि जी अगर ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है तो sp3 है, इस तरह सल्फर अगर दो बॉन्ड्स बनाता है तो वो भी sp3 है, बाकी दो sp3 में लोन पेयर होंगे। जी प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर सबको? क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मैं आपको रिकमेंड किया है कि ऑर्गेनिक के लिए आप, मैंने आपको बड़ी बड़ी बुक्स नहीं बताई बच्चों, आप पे प्रेशर झाड़ने के लिए कि आप जी बीएस भाल की ले लें, आप जी फलां की ले लें, तो वो जस्ट इम्प्रेशन है बच्चों पे कि बच्चे समझते हैं वो पीपीएससी टेस्ट से ऑलरेडी डरे होते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी भी फेंक दें तो वो आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बात यह है, वो बुक्स मैं ये नहीं कहता बुरी हैं, ठीक है वो बुक, लेकिन हमारी जो डॉक्टर यूनस मोहम्मद यूनस की बुक है ऑर्गेनिक की, वो भी बेहतरीन बुक है, क्योंकि वो हमारी लोकल इंग्लिश जो हमारे यहाँ आम यूज़ होती है उसमें लिखी होती है, तो वो भी बेहतरीन है। हाँ, बीएस बाल की आप ले लें, अगर आपको कोई कंसेप्ट मोहम्मद यूनस से ना समझ आए तो आप उससे देख लें, या आप कोई एक्सरसाइज या कोई नई एग्जांपल किसी टॉपिक की देखना चाहें यूनस के अलावा, तो आप दूसरी कोई बुक कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंडक्टिव फैक्टर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितनी एग्जांपल यूनस ने दी है, इसके अलावा भी आप कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं जो कि अच्छी बात है, तो फिर आप बीएस बाल या कोई और ऑर्गेनिक की बुक उठा के उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो इंडक्टिव फैक्ट है पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में क्या पैदा होता है? पोलैरिटी पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाता है मॉलिक्यूल में? पोलैरिटी पैदा हो जाती है मॉलिक्यूल में। किस वजह से पैदा हो जाती है? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन एटम एज कंपेयर टू अदर। ये इस वजह से, तो इस पोलैरिटी के पैदा होने को हम कहते हैं इंडक्टिव फैक्ट। ये स्टूडेंट, एक मॉलिक्यूल में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दूसरों के लिहाज से, तो फिर वो मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा पूरे का पूरा, तो इस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, या यूं कह लें इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, या यूं कह लें इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ये इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में, कंसेप्चुअल सेंस में। ये इंटरव्यू में कोई आपको नहीं फंसा सकता अगर आपको इस तरह की चीजें पता है और आप अप्लाई करते हुए भी फिर परेशान नहीं होते। ये एग्जांपल देखें, सिंपल सा, इसका नेम आपको पता है ना, इथाइल और क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्लोराइड, क्लोरीन है और यहाँ कार्बन है, दोनों का बॉन्ड है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बात नोट कर लें, ठीक है, बात नोट कर लें, ये बात आगे काम आनी है बड़ी। बात ये है कि अभी से जिसको नहीं आता वो याद करे, अभी से जिसको नहीं आता वो याद करे। क्या याद करे? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो। फिंगर टिप पे होनी चाहिए, फिंगर टिप पे ठक करके ब्रेन में आनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज याद नहीं होती जिस रूम में आप बैठते हो पढ़ते हो, उस रूम में किसी पेपर पे लिख के, सिर्फ इसी वैल्यू के लिए नहीं, और भी इस तरह की इक्वेशंस और भी इस तरह की चीजें जो आपको याद ना हो, पेपर पे लिख के तो दीवार पे लगा दो। 35, 30, 35 कम से कम दिन है, 35 दिन है हमारे पास, उससे ज्यादा भी हो सकता है 40, 45, 50 पे भी चले जाए। बड़े दिन है बच्चों, बड़े दिन है। हम बीएस बीएस करके आए हुए हैं, हम कोई मैट्रिक के बच्चे थोड़ी बैठे हुए हैं यहाँ, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद करो। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, सो क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस वजह से क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ, क्योंकि ज्यादा शेयर आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो बॉन्ड में मौजूद होते हैं, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो दूसरे कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इससे दूर चले गए। अब इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव है, ये कार्बन इन रिटर्न इन हाइड्रोजन से भी
सिग्मा बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, इस कार्बन पर पार्शियल पार्शियल यानी इससे कम पॉजिटिव आ जाएगा। दो पार्शियल का मतलब है मजीद कम चार्ज आ जाएगा, इस पे थोड़ा सा चार्ज आएगा। सो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी और इस वजह से बाकियों में जो पोलैरिटी है पूरे मॉलिक्यूल में वो प्रोड्यूस हुई, पूरा मॉलिक्यूल ही पोलर हो गया, चार्जेस से भर गया। तो एक तरफ पूरे मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, बीच में भी पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इट कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी, ये है टर्शी अल्काइल अमाइन, अमोनिया से लफज है अमाइन। अगर एन के साथ तीन एच हो तो हम उसे अमोनिया कहते हैं ना, तीन अल्काइल आ गए तो इसे अमाइन कह रहे हैं। बल्कि एन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो हम अमोनियम कहेंगे इसको। तो ये टर्शी अल्काइल और साथ में ये इथाइल है और एन की वजह से अमोनियम आयन है ये। तो एन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स को वही सेम सीन इस एग्जाम्पल वाला होगा। यहां पर दिस इज CH3CH2F इथाइल है और ये O पर नेगेटिव चार्ज है। दिस इज एथ ऑक्साइड, दिस इज एथ ऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, होती है ज्यादा, सेकंड नंबर पर होती है, ठीक है, फ्लोरीन के बाद होती है। इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने चाहिए थे, बट यहाँ ये डोनेट कर रहा है। क्यों डोनेट कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने इसकी नेचर बदल दी। तो ये हर आइन को याद रखें, हर आइन चाहता है कि मेरे पर चार्ज कम हो और मैं स्टेबल हो जाऊं, मेरे पर चार्ज कम हो। तो जहां उसे कोई चार्ज देने वाली जगह मिलती है वो उसको दे देता है। तो इसलिए ओ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रिपेल करेगा ओ कार्बन की तरफ, तो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादातर शेयर कार्बन के पास है, ठीक है। याद रखें ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ सिग्मा बॉन्ड में होता है ये दोनों के दरमियान शेयर्ड ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों का शेयर ज्यादातर कार्बन के पास आ रहा है, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ही कार्बन पर आ गए, ऐसा नहीं होता, इसलिए तो हम पार्शियल कहते हैं। आई होप आप समझ गए। तो आगे जवाब में इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव आया, ये अपने इस नेगेटिव चार्ज को आगे ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिपेल करेगा, तो इस कार्बन पर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसको कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, और इसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट विदड्रॉइंग को नेगेटिव आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रुप्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, क्या ट्रिक बता देता हूँ कैसे पता चलेगा कौन डोनेटिंग है कौन विड्रॉइंग है। तो सुन रहे हो ध्यान से, बात लिख लेना, सुन लेना ध्यान से, इसको याद रख लेना। अगर अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्ट अटैच है किसी चेन के साथ, तो ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। जैसे एन है, ये NH NR3 ऊपर आप एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, तो एक बॉन्ड आगे किसी के साथ होगा इसका, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है।
ठीक है, मैं ये बातें मैं रिपीट करता हूँ ये बात। ये स्टूडेंट्स, यहाँ NR3 और पॉजिटिव का मतलब है ये एक ग्रुप है, और N का बॉन्ड आगे किसी के साथ होगा, क्योंकि N जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। आपने देखा है NH3, लेकिन NH4 पर पॉजिटिव होता है। तो क्यों? क्योंकि N ने अपना लोन पेयर उसे शेयर किया होता है। तो जब N4 बॉन्ड्स बनाएगा तो फिर पॉजिटिव, तो इसलिए इसका चौथा बॉन्ड है किसी के साथ, किसी भी आगे अल्काइल ग्रुप के साथ। तो इसलिए ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो आप सबको देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। एक बात होगी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला एटम मौजूद है, तो वो भी फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। पहली बात मैंने क्या बताई? क्या बताई? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग शो करेगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई? कि जिस ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। मिसाल के तौर पर ये CN को आप देख रहे हैं, इसमें CN में C कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड N के साथ। COOH में CO के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और इधर भी वही है, और इधर भी यही है। सो डियर स्टूडेंट्स, और ये एरोमेटिक यानी बेंजीन, इसमें भी यही है। तो दो बातें याद रह जाएंगी। जाग रहे हो बच्चों? दो बातें याद रह जाएंगी। दो बातें याद रह जाएंगी। एक, हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम हो, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा डायरेक्ट अगर वो चेन के साथ अटैच है। दूसरा, वो एटम जो चेन के साथ अटैच है, अगर वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। डोनेटिंग कौन से होंगे? जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या अल्काइल ग्रुप्स हो। अब देखें, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ओवरऑल बड़ा अल्काइल ग्रुप है, और ये भी ओवरऑल अल्काइल ग्रुप है, और ये भी अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर अल्काइल ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों का आपस में मुकाबला पड़ जाए, कि नेगेटिव चार्ज भी हो और अल्काइल ग्रुप भी हो, तो फिर दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा? ये एग्जांपल है बच्चों आपके सामने, ये पढ़िए। ये अल्काइल ग्रुप था, इथाइल, और ये नेगेटिव था। तो इसमें कौन विन करता है? नेगेटिव चार्ज वाला विन करता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है उस पर। तो वो चार्ज को दफा करने की कोशिश करेगा, देने की कोशिश करेगा, तो डोनेटिंग होगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन देखते हैं। क्लोरोएसिटिक एसिड is about 100 times more acidic than acetic acid. ये एसिटिक एसिड है, और ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, यानी एक H के साथ उसकी जगह पर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक। हम इन एसिड्स को जब वाटर में ऐड करते हैं, तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन आयन डोनेट करना। ये भी हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा। तो हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद पीछे O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। दोनों को कहते हैं, ये एसिटिक एसिड की, ये क्लोरो एसिटिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस। इसे कहेंगे एसीटेट, इसे कहेंगे क्लोरो एसीटेट। ये स्टूडेंट, अगर ये बात ध्यान से सुननी है, ये बात बेसिक कंसेप्ट में काम आएगी, और भी कहीं दूसरा एसिड बेस के टॉपिक में काम आएगी। कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हो, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हो, तो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है।
मैं वीक बेस के वीक की बात नहीं कर रहा, बेस के स्ट्रॉन्ग वीक होने की बात नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो तो एसिड उतना ही स्ट्रांग होता है। निचले वाले केस में क्या हुआ है बच्चों, यहां क्लोरीन अटैच है कार्बन के साथ। क्लोरीन की क्या खूबी है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, चौथे नंबर पर आता है। एफ के बाद, ओ के बाद, एन के बाद सीएल आता है। याद रखनी है 3.2 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ बुक्स पे 3 भी होती है, कुछ बुक्स पे 3.2 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने आपको अभी बताया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इसका जो बॉन्ड है ना कार्बन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कार्बन जवाब में क्या करेगा, कार्बन जवाब में इस कार्बन से विड्रॉ करेगा। ये कार्बन जवाब में क्या करेगा, ओ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो ओ का नेगेटिव चार्ज जो यहां पर मौजूद है, ये पूरे आयन में फैल गया, समझ लें। इसको अट्रैक्शन मिल रही है, तो आयन, इसका जो चार्ज है वो फैल गया। तो मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज क्या कोशिश करते हैं कि हमारा जो ऊपर चार्ज है वो निकले जाए, ताकि हम स्टेबल हों। तो यहां क्लोरीन ने इसकी मदद की। वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ग्रुप, क्लोरीन ने मजीद इसकी मदद की, खींचे इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया इसकी निस्बत। यहां ऐसा कोई नहीं है जो इलेक्ट्रॉन्स, इस ओक के ऊपर जो चार्ज है इसको इधर खिंचवाने में मदद करे उतनी ज्यादा जितनी यहां क्लोरीन कर रहा है। सो दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो इसका एसिड ऊपर वाले की निस्बत स्ट्रॉन्ग होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं क्लोरीन के साथ अब कंपैरिजन में करता हूं, यहां फ्लोरोएस्टिक एसिड लगा देते हैं, यहां हम लगा देते हैं एफ फ्लोरोएस्टिक एसिड, तो वो क्लोरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बिकॉज उसकी कॉन्जुगेट बेस क्लोरो वाले से भी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो एक और मैं एग्जांपल दे दूं, वो ये है कि अगर हम यहां 3 क्लोरीन लगा देते हैं, ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, एक 2H निकाल के इनकी जगह भी क्लोरीन लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड। तो फिर इसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या ख्याल है, सोचते हो, दिमाग चलता है, बोलो। अगर ट्राई क्लोरो एस्टिक एसिड हो जाए तो इसकी स्ट्रेंथ क्लोरो वाले से कितनी होगी, कमेंट करो, शाबाश। ठीक है बच्चों, अब अगर ये चेन लंबी कर दें, मसलन हम कंपेयर करते हैं ब्यूटानोइक एसिड सपोज कर लेते हैं, या यूं कर लें कि क्लोरीन के बाद एक CH2 और एक और CH2 लगा देते हैं, यूं कर लेते हैं, 2 CH2 लगा दें और फिर COOH लगा देते हैं। तो उसका कंपैरिजन करते हैं हम क्लोरोएस्टिक एसिड के साथ, जैसे ये बुक वाले ने बनाया हुआ है, ये देखिए, इन दोनों का कंपैरिजन करें, इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला एसिड वीक होगा इससे। चेन लेंथ जब बढ़ जाती है तो क्या क्लोरीन का असर, यहां जब कॉन्जुगेट बनेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने का असर कम नहीं पड़ जाएगा, वीक नहीं पड़ जाएगा। जब चेन लंबी हो जाती है डियर स्टूडेंट,
तो फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाला एटम है उसका असर आगे, जितनी चेन लंबी होगी आगे कम होता जाएगा। सो इस एसिड से, इसको आप कह लें 3 क्लोरो प्रोपानोइक एसिड, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। तो इस एसिड में H जाने से जो बेस बनेगी, कॉन्जुगेट बेस, उसका इलेक्ट्रॉन पीछे खींचने के लिए क्लोरीन बहुत दूर बेचारा खड़ा हुआ है। तो वो पहले कार्बन के खींचेगा, वो कार्बन अगले के खींच, उतनी देर में इसका असर वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा। सो ये, इसकी बेस उतनी स्टेबल नहीं है जितनी इसकी बेस है, इसलिए ये वीक है। याद रख लेना है, ठीक है। अगर चेन लेंथ बड़ी होगी, चेन लेंथ बड़ी होगी, इंडक्टिव फैक्ट कमजोर होता जाएगा। चेन लेंथ बड़ी होगी, इंडक्टिव फैक्ट कमजोर होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम के पास दूसरा एटम होगा, उतना ही उस पर असर ज्यादा महसूस होगा। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे असर कम पड़ता जाएगा। ठीक है। तो अब आप यूं करें, हम 5 मिनट की ब्रेक करते हैं। नमाज का टाइम आपकी तरफ हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, लोकलाइज्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में हो। ठीक है। जैसे वाटर में O और H का बॉन्ड, या दूसरा OH, दो बॉन्ड है ना, तो दोनों ही बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी और नहीं जाते, ये सिर्फ दो न्यूक्लियाई के बीच में रहते हैं। इसके उलट है डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड्स जिनमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो से ज्यादा न्यूक्लियाई के जेरे असर हों, दो से ज्यादा न्यूक्लियाई पर फैले हुए हों, ऐसे बॉन्ड्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहचान क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये होते हैं। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहाँ होते हैं? कॉन्जुगेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम में होते हैं। इसकी क्या पहचान है? आपको कैसे पता चलेगा ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड और अनसैचुरेटेड है? एक पहचान है बच्चों, एक पहचान है, ध्यान से सुनना है। वो पहचान ये है कि डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कोई भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड वाले एटम के साथ वाला जो एटम है उस पर पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल का होना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। तमाम कॉन्जुगेटेड सिस्टम की पहचान, कुछ लोग कहते हैं जी कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन वो बात कुछ आइंस पर और फ्री रेडिकल्स पर फॉलो नहीं होती। ठीक है। जैसे ये आइन है, इसमें 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, इसका नाम है प्रोपीनाइल आइन। और ये कार्बोकेटाइन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड वाला ये जो कार्बन है, इसके साथ वाला जो कार्बन है, इसके बॉन्ड गिने कितने हैं? इसका दो बॉन्ड H के साथ है और तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ है। और इसका जो चौथा ऑर्बिटल है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है? sp2। अभी आपको ऊपर क्या बताया? जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो sp3 4 सिग्मा, जब कार्बन 3 सिग्मा बनाए तो sp2। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पॉजिटिव वाले कार्बन की। तो इसका जो एक p है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है।
सो दिस इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सिमिलरली ये फ्री रेडिकल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल है, सो दिस इज आल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये किस तरह है, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, sp2 है ना बच्चों। तो sp2 में p ऑर्बिटल होता है ना, तो बिल्कुल होता है। तो यहाँ p है, इधर भी p ऑर्बिटल है, सो ये भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इस फिनोमिनन को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दो तरह की थ्योरीज हैं। एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और दूसरी है रेजोनेंस थ्योरी, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड भी कहते हैं और दूसरे को रेजोनेंस मेथड भी कहते हैं। आप लोगों को याद होगा चैप्टर 9 सेकंड ईयर बेंजीन का टॉपिक, बेंजीन की स्टेबिलिटी को भी दो थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। एक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और दूसरे का नाम है रेजोनेंस। तो सेम वही बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो मुझसे पढ़ने के बाद आपने इसको बुक से देखना है और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, तो बाकी एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने खुद से करने की कोशिश करनी है। बहुत आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। आप देखें ये किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरह इसको एक्सप्लेन करती है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी ब्यूटा डाइन की। ब्यूटा 4 कार्बन की वजह से और डाइन 2 डबल बॉन्ड्स की वजह से, 1,3 ब्यूटाडाइन। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि चारों ही डबल बॉन्ड बना रहे हैं। चारों के 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक एक पाई बॉन्ड है। सो इनका p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है। p ऑर्बिटल क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। जिसने बेंजीन वाला टॉपिक पढ़ाया है या जिसने पढ़ा है ध्यान से, जिसको थोड़ा बहुत याद है, उसको पता होगा वहां बेंजीन के केस में हम कितने अनहाइब्रिडाइज्ड पी लेते हैं, 6। हर कार्बन पे एक एक होता है, यहाँ पर बच्चों 4 है। ये 4 p ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सो यहाँ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी ओवरलैपिंग से बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डेफिनेशन किसी को आती है? क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? ऐसा ऑर्बिटल जो पूरे मॉलिक्यूल पर हो। तो ये जो चारों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, इनका जो चार्ज है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो कहाँ होंगे, पूरे मॉलिक्यूल पे मौजूद होंगे और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो ये डिलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को शो करता है। ये उनकी शेप्स हैं। पेपर में शेप्स तो आनी नहीं। पेपर में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं यहां से, उनमें जो फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें नोड होता है या नहीं। तो आपको पता है, आपने पाई बॉन्ड पढ़ा हुआ है कि पाई बॉन्ड में कैसे ओवरलैपिंग होती है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे चारों, ठीक है। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ऊपर वाली लोब्स ऊपर, नीचे वाली नीचे। तो इस तरह हमारे पास ये एक इन कार्बन एटम से अबव और बिलो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाएगा। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इसको एक पाई बॉन्ड ना कह देना। एक पाई बॉन्ड तो सिर्फ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनता है ना, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के क्या चांस हैं, वो किस तरह बन सकता है?
और एक बात और याद रखें कि अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हैं, तो नीचे ये सारी नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन किसको कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? अबव एंड बिलो होंगे। तो बीच में ये नोडल प्लेन है, ये वाली जहां पे मैं कर्सर लगा रहा हूं। जैसे ही अपर, इससे थोड़ा हाई एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दूसरा जो बनेगा, वो किस तरह बनेगा? उसमें एक नोड आएगा। एक नोड कहाँ आएगा? यहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। वो कैसे हो सकता है? वो इस तरह हो सकता है कि ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हों और अगले वाले दोनों नेगेटिव हों, या इनको आप क्या लें? पॉजिटिव, इनको उल्ट कर लें नेगेटिव। ऐसा हो सकता है। याद रखें बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स में कहते हैं कि जो ऑर्बिटल हैं इनकी फेजेस दो होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये चार्ज नहीं होते, ये फेज होती हैं। ध्यान से सुनना, ये चार्ज नहीं है, ये फेज है। ये ऑर्बिटल से रिलेटेड बात है। तो वेव्स के केस में, वेव्स के केस में जब क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है तो वेव जमा हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसी तरह यहां पर भी प्लस प्लस से मिलेगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों प्लस हों और ये दोनों फिर नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव से मिलेगा, ये भी ऐड हो जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा, ये भी ऐड हो जाएंगे। और ये ऊपर वाले दो नेगेटिव, नीचे वाले दो पॉजिटिव। तो इस तरह, इससे क्या होगा? नेगेटिव जो यहाँ नेगेटिव होगा ये इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो ये एक नोड बन जाएगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, मतलब ये आपने कैसे कर दिया? तो आपने बच्चों, आसान बात है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुननी, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक एक नोड बनता जाना है। तो नोड कहाँ बनेगा? जहां ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग कहाँ नहीं होगी? जहां पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होगा और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ये फेज फिक्स नहीं होते कि ये चारों पॉजिटिव है ऊपर, ये चारों नेगेटिव। ये चेंज हो सकते हैं, तो उस लिहाज से ओवरलैपिंग होती है। सिमिलरली ऊपर आपने दो नोड बनाने हैं और उससे ऊपर तीन नोड बनाने हैं। ये तीन नोड कैसे बनेंगे? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो नीचे वाली दोनों एनर्जी वाले बॉन्डिंग आपने ये पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और ऊपर वाली दोनों एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग। तो ये चारों क्योंकि साइड टू साइड ओवरलैपिंग से ही बन रहे हैं, तो इनका नाम पाई होगा। पाई वन, पाई टू, पाई थ्री, पाई फोर। सबसे ज्यादा एनर्जी पाई फोर की होगी, जिसमें ओवरलैपिंग बहुत कम हुई है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे? ठीक है, कार्बन का पी ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ फोर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, एक दो तीन चार है टोटल इलेक्ट्रॉन। तो दो इलेक्ट्रॉन पाई वन में आ जाएंगे, ये शो कर रहा है, और दो इलेक्ट्रॉन पाई टू में आ जाएंगे। इसके जो एंटी बॉन्डिंग है वो खाली रह जाएंगे, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जी बच्चों, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट। ये कैसे एक्सप्लेन करता है उसको, डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग को? रेजोनेंस की डेफिनेशन सेकंड ईयर की बुक चैप्टर 9 में है। तो यहां भी दो दी हुई है कि रेजोनेंस क्या है। एक फिनोमिनन है कि जिसमें एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हो। हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग मुख्तलिफ मुख्तलिफ कर सकते हो। इस फिनोमिनन को कहते हैं रेजोनेंस। आपने देखा है बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखे हैं बच्चों? आप सबको पता है वो पांच हैं यहाँ पर। वैसे और भी हैं, लेकिन ये मशहूर जो है ये पांच है। टू, पहले टू को कैकुले कहते हैं, इन तीनों को डिवार स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये क्या है? हम बेंजीन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट, हमने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं।
तो इस फिनोमिनन को हम रेजोनेंस कहते हैं, और इन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कोनिकल फॉर्म्स कहते हैं। इनके बीच में डबल हेडेड एरो लगाया जाता है। मेरा आपसे एक सवाल है, जल्दी से इसका रिप्लाई करना है। क्या इन एरो का मतलब ये होता है कि ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो रहा है, ये स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, वापस ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये एक दूसरे में चेंज हो रहे होते हैं? बोलें शाबाश, दिमाग चलाएं, सोचें, आपका दिमाग क्या कहता है इसके बारे में? नो कह रहा है, नो। और यस का भी एक आंसर आया है, बाकी लोग नो कह रहे हैं। रिजेंबल नहीं, रिजेंबल नहीं, रिजेंबल नहीं। बच्चों, इसमें से हर स्ट्रक्चर की अपनी पहचान है, कोई दूसरे में चेंज नहीं हो रहा। आपने देखा नहीं, केमिकल चेंज को तो हम सिंगल एरो से शो करते हैं। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो सिंगल एरो लगाते हैं, वो एरो शो करता है कि ये चीज उसमें चेंज हो रही है। ये डबल हेडेड एरो है, ये नहीं शो करता कि ये चेंज हो, ये लैदा स्ट्रक्चर है, ये लैदा है, ये एक दूसरे में चेंज हरगिज नहीं हो रहे। और ये स्ट्रक्चर सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर पेपर पर होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, फर्जी होते हैं, इनका अपना वजूद नहीं होता। हाँ, ये कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। एक्चुअल स्ट्रक्चर को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर कहाँ है? ड्राई नहीं किया जा सकता। कंजुगेटेड सिस्टम्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टिकते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स टिकते ही नहीं, मूव करते रहते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है, लेकिन उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर के में शेयर करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये उनके एक्चुअल स्ट्रक्चर के मुशाबे होते हैं। ये कैलकुलेट स्ट्रक्चर जो है दोनों, ये 39% कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर को, बेंजीन के। और डिवाल स्ट्रक्चर 7.33% एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह ब्यूटाडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एक्चुअल नहीं, लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं जिनको कोनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी, बेंजीन वाला टॉपिक पे जो सेकंड ईयर का है, चैप्टर 9, वहां पर आपने खुद पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ बताता हूं होती क्या है ये, मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है, बस। बहुत आसान है। एक्चुअल जो एनर्जी होती है कंपाउंड के मॉलिक्यूल की, जैसे बेंजीन की एक्चुअल एनर्जी, ठीक है, उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी हो उसके साथ। ये एनर्जी हम कौन सी ले लेते हैं? हाइड्रोजिनेशन वाली ले लेते हैं, ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो हम एक्चुअल बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, जो असल में बेंजीन लैब में मौजूद होती है लिक्विड स्टेट में, उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे 1 मोल की। तो उसकी वैल्यू आती है 208 किलो जूल पर मोल। फिर हम कैलकुलेट स्ट्रक्चर की कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड ईयर के चैप्टर 5 में आपने देखना है ये कैसे कैलकुलेट होती है। ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 358.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसकी एक्चुअल में नहीं निकल सकती, ये तो स्ट्रक्चर फर्जी है, कागजी है, ये तो हाइपोथेटिकल है, इसकी एक्चुअल में नहीं निकल सकती, तो ये हम कैलकुलेशन से निकालते हैं। वो 358 आती, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कहलाएगा रेजोनेंस एनर्जी। क्या फायदा रेजोनेंस एनर्जी का?
क्या बताती है आपको? रेजोनेंस एनर्जी बताती है बच्चों कि जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किसी कंपाउंड की, उतना वो स्टेबल होगा, उतनी उसमें डीलोकलाइजेशन होगी। समझ गए? बेंजीन को जो हम बीच में रिंग बना के शो करते हैं, वो हम ऐसे शो कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये ना उसको आप पढ़ा रहे हो जी, या आप समझ रहे हो, या किसी स्टूडेंट्स को आगे पढ़ा रहे हो कि ये बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। भाई कोई नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकता कॉन्जुगेटेड का। क्यों नहीं हो सकता? इलेक्ट्रॉन को टेक ही नहीं है कहीं। पंजाबी में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है। कहाँ बॉन्ड बनाए उसका? वो एक लम्हे है, यहाँ है, अगले लम्हे वो घूम ही जा रहे हैं रिंग के अंदर। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट रूल्स ऑफ रेजोनेंस है। ये आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपने पढ़ने हैं। और मैं आपको बताता हूं इसमें रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है, इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकते हैं, एटम को नहीं छेड़ सकते, एटम की जगह नहीं बदल सकते। मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास एक स्ट्रक्चर है, बल्कि इसको देख लें, ये टाटोमरिज्म है, ये एक स्ट्रक्चर है। फिर अगला स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ से एक एच इधर ट्रांसफर हो गया है ओ के साथ, और ये बॉन्ड इधर आ गया है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ये कीटो फॉर्म है, ये इनोल फॉर्म है, टाटोमरिज्म। शायद आपको सेकंड ईयर में भी हमने ये बात पढ़ी हुई है। यहाँ क्या हो रहा है? एटम की पोजीशन चेंज हो रही है, हाइड्रोजन की पोजीशन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। सो दीज आर नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या करना होता है? एटम की जगह नहीं बदल सकते, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं। ठीक है? आपने बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते देखा है कि हम हर कार्बन के साथ एक एक एच लगाते हैं। तो ये नहीं है कि किसी अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एक कार्बन के साथ दो एच लगा दें, ऐसा नहीं। आगे इजी है ये भी बात, अनपेड इलेक्ट्रॉन बराबर हों। फिर जितने भी एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं वो सिंगल प्लेन में होने चाहिए। अगर वो सिंगल प्लेन में नहीं है तो फिर रेजोनेंस नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यूं समझा देता हूँ। ये वही है, 1,3 ब्यूटाडाइन ही है। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके दिखाएगी। इस वाले एच की जगह टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इस वाले कार्बन के एच की जगह भी टर्शरी ब्यूटाइल लगा है। तो दूसरे और तीसरे कार्बन पर टर्शरी ब्यूटाइल लगा है, इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटाडाइन। हमने ऊपर पढ़ा है ब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें रेजोनेंस हो सकती है। क्या निशानी मैंने बताई थी? डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पी ऑर्बिटल है, इसलिए तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो पी ऑर्बिटल मौजूद है, लेकिन इसमें वो नहीं है, कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस नहीं हो सकती। अब वजह क्या बन गई? ये बल्की ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट, इस पी ऑर्बिटल की इनके साथ ओवरलैपिंग के लिए या रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जरूरी है कि ये एक प्लेन में हो सारे। प्लेन समझते हैं? जैसे टेबल की सरफेस होती है, जैसे व्हाइट बोर्ड की सरफेस प्लेन। अब होता क्या है कि ये ग्रुप बल्कि ग्रुप है, ये इधर इसके साथ और इसके साथ रिपेल होता है। इस रिपल्शन को कहते हैं वंडर वॉल रिपल्शन, जो बॉन्ड की वजह से ना हो, या इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो स्पेस है बस, तो स्पेस में इसके इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, और इसके और इसी तरह ये इनको रिपेल करे, तो बल्कि ग्रुप्स, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, आगे हम पढ़ते हैं अभी।
इससे क्या होता है, रिपल्शन की वजह से ये कार्बन थोड़ा ऊंचा ऊपर को निकल जाता है और ये कार्बन नीचे को निकल जाता है, तो ये एक प्लेन में नहीं रहते, टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह ये देखने में कंजुगेटेड सिस्टम लग रहा है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये रेजोनेंस शो नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि तमाम कार्बन एटम, 8 कार्बन है, इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा, 4 डबल बॉन्ड है, टेट्राइन। मसला इस बेचारे को क्या है? इसका मसला ये है कि ये टब शेप है, एक प्लेन में नहीं होता। तो टब शेप की वजह से ये वाले जो 2 कार्बन एटम है और ये वाले 2 कार्बन एटम, ये ऊपर को निकले होते हैं, प्लेन के ऊपर को, और ये वाले प्लेन पे होते हैं 4। तो ये 8 के 8 एक प्लेन में नहीं है, सो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। ठीक है, और याद रखें छठा पॉइंट, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो असल स्ट्रक्चर होता है, जो बाकी सबका कोनिकल फॉर्म्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते, वो हमेशा स्टेबल होता है अपनी कोनिकल फॉर्म से, अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। बेंजीन दोनों कैकुले और तीनों डिवार स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी एनर्जी कम रिलीज होती है। याद रखें, जिसकी एनर्जी कम हो उतना स्टेबल है। मैंने स्टेबिलिटी क्या है, 2 बातें कर दी। एक वो जिस पर चार्ज कम हो, ठीक है, वो स्टेबल होगा। दूसरी मैंने बात कही, जिसकी एनर्जी कम हो स्टेबल होगा। पल्ले बांधनी है बात बच्चों, ये कहीं भी और बड़ी जगहों पर ये बातें आनी है, ये बुनियादी बातें याद रखनी है स्टेबिलिटी का फैसला करने की। ठीक है, तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो हैं वो बराबर कंट्रीब्यूट नहीं करते एक्चुअल मॉलिक्यूल को। ठीक है, जैसे बेंजीन के पांचों हैं, तो पांचों बराबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। 2 कैकुले के चलें बराबर कर रहे हैं, 3 दीवार के कर रहे हैं, लेकिन पांचों पांचों बराबर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो उसके बारे में ये पॉइंट्स हैं, ये आपने देख लेना है कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड को या एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके रूल्स हैं। इसमें से एक रूल मैं आपको अप्लाई करवा देता हूँ, बेंजीन वाले ही हम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट कहता है कि स्ट्रक्चर्स इन विच बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ रिजेंबल क्लोजली विद द रेजोनेंस हाइब्रिड। बच्चों, हमने बेंजीन की एक्सरे स्टडीज की हुई है, उसमें सारी बॉन्ड लेंथ हमने फाइंड की हुई है। ठीक है, बेंजीन में कोई भी बॉन्ड लेंथ इतनी लंबी नहीं है जितनी दीवार ने प्रपोज की है। तो इसलिए दीवार का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बेंजीन की बॉन्ड लेंथ है उसकी बॉन्ड लेंथ के करीब नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ इसकी दूर लंबी है। सो ये बराबर, ये कम कंट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस हाइब्रिड के ज्यादा करीब नहीं है। ये वाले दोनों स्ट्रक्चर, इनकी बॉन्ड लेंथ बेंजीन की बॉन्ड लेंथ के ज्यादा करीब करीब है, सो इसलिए ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन इन तीनों की बॉन्ड लेंथ में ये वाली जो बॉन्ड है ये बहुत लंबी है, तो ये बेंजीन की बॉन्ड लेंथ से बहुत बड़ी है, इसलिए ये कम कंट्रीब्यूट करें। तो इन पॉइंट्स में क्या है, कौन कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा और कौन कंट्रीब्यूट कम करेगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ड्रॉ किए जा सकते हैं, पॉसिबल हैं, उतना ही वो स्टेबल है, ये याद रखना। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन है, इसके 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है और रूल्स को याद रखना है। ठीक है, रूल्स को याद रखना है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। नाइट्रेट आयन में ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें N डबल बॉन्ड O और 2 O सिंगल बॉन्ड के जरिए हैं।
और एन पर, एन क्योंकि 4 बॉन्ड्स बना रहा है इसलिए एन पर पॉजिटिव चार्ज है। ओ जब सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है तो ओ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात याद रह जाएगी। जब किसी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा हो तो समझ लें उसका एक बॉन्ड कम पड़ गया, जितना वो नॉर्मल बनाता है ना उससे एक कम पड़ गया। ओ और एन के केस में ऐसा होता है ज्यादा। तो ये, अब अगला स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव हो, ठीक है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ओ पर चले जाए, तो इस तरह ओ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड ले आए, पहले इधर डबल बॉन्ड था फिर इधर ले आए, अब आप इधर ले आए। तो वो कैसे ला सकते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लेके जाओ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ भी। तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। ठीक है, नाइट्रेट आयन के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, और ये नाइट्राइट आयन है इसके सिर्फ 2 हैं। तो दोनों में से स्टेबल कौन होगा, नाइट्रेट आयन। जिसके जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं वो उतना स्टेबल होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स रेजोनेंस इफेक्ट। आप में से जिसकी ऑर्गेनिक है वो ये बातें ध्यान से सुने, और जिनकी नहीं है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न टेस्ट के सुने। तो इंडक्टिव और रेजोनेंस का कंपैरिजन अक्सर किया जाता है, और रेजोनेंस का भी आप पढ़ के आए हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम लोन पेयर को और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम मूव करवाते रहते हैं, एक एटम से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे घुमाते रहते हैं, डिलोकलाइज करवाते रहते हैं। जबकि इंडक्टिव फैक्ट में क्या होता है, डिलोकलाइजेशन नहीं होती, लोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड वाले, और वो बॉन्ड के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं दूसरे तीसरे एटम पर नहीं जाते। बस वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके करीब हो जाते हैं और दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस तरह वो। तो इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, और रेजोनेंस इफेक्ट पाई बॉन्ड्स, लोन पेयर्स, इनके थ्रू ऑपरेट करता है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में भी ऐसा ही होता है कि एक जगह पर मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ जाती है रेजोनेंस इफेक्ट से। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एनिलीन का स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से हम लोन पेयर इधर मूव करवाएं, तो ये दोनों एक जैसे बनाए हुए हैं। इसको मैं यहां से यहां आ रहा हूं डायरेक्ट, बल्कि इधर से हम शुरू कर लेते हैं, नहीं इधर से कर लेते हैं। तो इधर से इलेक्ट्रॉन मूव करवाते हैं यहां पर, ठीक है। हाँ, तो इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 2, 2 4 और 1 5। तो 5 बॉन्ड्स तो कार्बन नहीं बना सकता, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था और एक इसमें किसका है, इस कार्बन का। क्योंकि इस कार्बन को ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इसने अपना छोड़ दिया, तो इस कार्बन पर ये आ गया। फिर अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कार्बन साथ वाले को डोनेट कर देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये साथ वाला क्या करेगा, इसको ऊपर से मिल रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो यहाँ शेयर किया हुआ है ना पाई बॉन्ड वाला, ये छोड़ देगा, तो इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, एक इस कार्बन का अपना और एक जो इसने छोड़ा है। फिर ये ऊपर, ये आगे शेयर करेगा वो आगे छोड़ देगा, इस तरह ये फिर आगे करेगा वो आगे छोड़ देगा। तो फाइनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस जैसा बनेगा। तो रेजोनेंस से, कंसेप्ट से क्या हो रहा है कि पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, ये हमें ये बता रहा है। ये एक्चुअली रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये एक्चुअली ये हमें शो कर रहे हैं एनिलीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल किस तरह का होगा। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल इस तरह का होगा कि उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज होगा, गो के हर वक्त नहीं होगा, अब ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ होगा।
ये हमें शो कर रहे हैं। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये भी शो कर रहे हैं कि NH2 का जो लोन पेयर है ये हमेशा N पे नहीं रहता, ये रिंग के ऊपर डिलोकलाइज हो जाता है, ये रिंग पर डिलोकलाइज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं, एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इसने किसी को डोनेट करना हो तो क्या ये इजीली डोनेट करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल है, इजीली डोनेट कर देगा? रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये लोन पेयर जो एन पर है ये रिंग पर डिलोकलाइज हो जाता है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। सो ये एक वीक बेस है एनिलीन। बेस किसको कहते हैं? लीवर्स बेस। नाइन्थ की बुक पर है बच्चों, कोई 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 हाई फाइड बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करे उसे लीवर्स बेस कहते हैं। तो ये एक वीक लीवर्स बेस है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। NH3 इसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो कहीं जाता ही नहीं, ऐसी कोई ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं, यहाँ डिलोकलाइजेशन होती ही नहीं। सो यहाँ पर N के ऊपर ही रहता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, सिमिलरली रेजोनेंस इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। निशानी याद रखनी है, मैं आपको इसकी भी एक निशानी बताने लगा और यहाँ लिखी हुई है, यहाँ वर्डिंग में लिखी हुई है, बहुत आसान है। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ ऐसा एटम मौजूद हो जिस पर लोन पेयर हो, किसी डबल बॉन्ड के साथ ऐसा एटम मौजूद हो जिस पर लोन पेयर हो, तो वो रेजोनेंस होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जैसे Cl, Br, I, NH2, OH, इन सब पे लोन पेयर होते हैं, सवाए बेंजीन रिंग के। बेंजीन के पास पाई बॉन्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देते हैं। वो किस तरह? अगर एक बेंजीन दूसरी बेंजीन से अटैच हो या बेंजीन किसी ऐसे एटम से अटैच हो जो इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता हो, तो फिर बेंजीन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इसलिए ARB इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेशक इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे होंगे तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ बनाता हूँ। दिस इज बेंजीन रिंग। ठीक है बच्चों, ये इसके ऊपर कैलकुलेट स्ट्रक्चर से हम इसको शो कर रहे हैं और ये इसके ऊपर CH और ये 2। जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाए तो फिर इस पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसका मतलब है कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखें क्या है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ जो एक एटम मौजूद है, ठीक है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इस पर p ऑर्बिटल मौजूद है अनहाइब्रिडाइज्ड। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट होंगे। अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि यहाँ CH2 और CH2 के साथ नीचे डबल बॉन्ड बनेगा। तो रिंग जो है बच्चों, रिंग बेंजीन रिंग डोनेटिंग भी है, डिपेंड करता है उसके साथ कौन है। ठीक है, सो इसलिए AR डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों ऊपर चले गए तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इसका इधर इलेक्ट्रॉन शेयर था, वो इस कार्बन ने उठा के ऊपर दे दिया। ठीक है, ऑर्दो वाले कार्बन से पूछे बगैर ही उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्दो के साथ शेयर किया था उठा के ऊपर दे दिया। तो ऑर्दो वाला बेचारा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इस तरह ये मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो निशानी समझ आएगी। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की क्या निशानी है? वही जो उधर थी, एक मेन, वो क्या है कि
जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एक ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो, वो विड्रॉ करेगा। दो बातें होनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ NO2 में और CN में ट्रिपल बॉन्ड C के साथ होता है N का, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। इस तरह C का O के साथ डबल बॉन्ड है, तो आप देख रहे हैं ये इस केस में हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपने पढ़नी है, स्टडी करना है एग्जांपल्स को। अब हम जल्दी से स्टेरिक इफेक्ट को भी देख लेते हैं। स्टेरिक इफेक्ट बहुत आसान है। स्टेरिक इफेक्ट क्या है? वंडर वाल रिपल्शन है, ऊपर भी बात हुई। और वंडर वाल रिपल्शन से क्या मुराद है कि स्पेस होती है ग्रुप्स के बीच में, तो वो इसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इस ग्रुप के, और इस ग्रुप के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस रिपल्शन को हम स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। इस वजह से आमतौर पर डीस्टेबलाइजेशन आती है। मिसाल के तौर पे एक सिस, आपको 2 ब्यूटीन नजर आ रही है और एक ट्रांस नजर आ रही है, तो सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड पर हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रिपल्शन की वजह से लेस स्टेबल होगी। ठीक है, और ये मोर स्टेबल है, यहां कोई रिपल्शन नहीं। तो अब आ गई बेसिसिटी ऑफ अमाइन की बात। ये बात मैं बाद में करता हूं, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दूं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये स्टूडेंट्स, एग्जाम में स्ट्रक्चर तो आएगा नहीं, तो नाम आ सकता है, तो नाम से आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो ये एनिलीन है, आप देख रहे हैं, और एनिलीन में कार्बन 2, ये कार्बन 1 है जो स्पेशल नाम दे रहा है ना, NH2। कार्बन 1 इसके साथ 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 पे 3 नाइट्रो है। नाइट्रो ग्रुप्स अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये। तो इसके साथ O, जो O2 है, एक O के साथ इसका डबल बॉन्ड होता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड होता है, तो मल्टीपल बॉन्ड भी है, तो ये विड्रॉ करेगा। तो ये तीनों नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी कमी आ जाती है। बेंजीन जवाब में कहां से विड्रॉ करता है? NH2 से। कैसे विड्रॉ करता है? रेजोनेंस से। ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है और वो सारा आपने पढ़ा है आगे। ठीक है, थोड़ी स्टूडेंट, तो इसका मतलब है एनिलीन जो है यहाँ, इसका जो लोन पेयर है ये बहुत ज्यादा बेंजीन को रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि सिंपल एनिलीन और ये वाली एनिलीन, दोनों में से किस किस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा रिंग की तरफ रहेगा? रिपीट करूं क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। शाबाश शाबाश, आप में से अक्सर का आंसर ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ इस केस में 3 नाइट्रो लगे हुए हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इंडक्टिव फैक्ट से भी विड्रॉ करता है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे होंगे, और ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो करता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप यहाँ कैलकुलेट स्ट्रक्चर बनाएं, तो रेजोनेंस इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो ये तीनों विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो क्या होता है इससे? बहुत ज्यादा कमी इलेक्ट्रॉन की रिंग पर हो जाती है। तो रिंग अपनी कमी किससे पूरा करेगा? जो रिंग को देगा। तो रिंग को कौन दे सकता है? नाइट्रोजन। तो इसलिए इस केस में लोन पेयर ज्यादातर रिंग की तरफ रहता है, तो नाइट्रोजन पर अवेलेबल नहीं रहता। इसलिए ये वीकर बेस है, इवन एलिनीन से भी ये वीक है। ठीक हो गया। और यहां पर अगर हम दोनों H रिमूव करके
और इसकी जगह पर मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप के साथ रिपल्शन करते हैं। वंडरवाल रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस, अभी हमने ऊपर पढ़ा। इस रिपल्शन से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, ये गलती से लग गया है, इसको ठीक कर लेना। ये डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो इस रिपल्शन से क्या होगा बच्चों, रिपल्शन से क्या होगा, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये बॉन्ड टर्न हो जाएगा और ये एन आउट ऑफ द प्लेन निकल आएगा। ये या तो प्लेन के ऊपर निकल आएगा या नीचे को चला जाएगा। तो ये रिंग के साथ प्लेन में नहीं रहेगा। इससे फिर क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो सकेगी। अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा है। तो ये लोन पेयर फिर रिंग पर नहीं आ सकता, वो एन पर ही रहेगा। इससे क्या होगा, ये लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकता है। तो इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें एन के साथ दो मिथाइल है, इसका नाम है एन एन डाइमिथाइल, बाकी नाम पूरा वही है। ये स्ट्रॉन्गर बेस है इसकी निस्बत। क्यों, क्योंकि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लोन पेयर एन पर मौजूद है, और जब लोन पेयर एक जगह पर पड़ा हो तो कोई भी एसिड आकर आराम से इसको खींच के अपने साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जब लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस ये हमने ऊपर पढ़ लिया, तो इसको भी आप एग्जांपल्स को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टूडेंट्स आपने खुद देखना है, मैं एक सिंपल सी इसका आइडिया दे देता हूँ, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करता है बस, और कुछ भी नहीं है बच्चों। ये बहुत आसान है। ये देखें, इस कार्बन के साथ तीन एच हैं, तो तीनों एच के साथ इसके सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो यहां से सी और एच का एक बॉन्ड, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं हो सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा। तो क्या होगा, सी एच का जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया है। ये एक नई किस्म की कॉन्जुगेशन है। हमने पढ़ा कॉन्जुगेशन में या तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर लेते हैं हिस्सा, लेकिन ये कौन सी कॉन्जुगेशन आ गई, ये एक सेपरेट नई किस्म की कॉन्जुगेशन है। इसके लिए एविडेंस है, प्रूफ मौजूद है। आप इसको एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि प्रैक्टिकली प्रूफ हमारे पास मौजूद है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और इस केस में हाइड्रोजन आयन जगह छोड़कर नहीं जाता, वो अपनी जगह पर पड़ा रहता है। क्योंकि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ये हुआ नहीं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ गए और वो आके फिर वापस चले गए। वो एक तरह डिलोकलाइज होते हैं, लेकिन वहां पर भी मौजूद होते हैं। कुछ हिस्सा उधर होता है सी और एच के बीच में, कुछ हिस्सा इधर भी आता है। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर तो हम शो नहीं कर सकते। तो यहाँ सी के साथ तीन एच हैं, तो बच्चों तीनों एच में से कोई भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा भी आ सकता है, लेकिन आएगा एट अ टाइम एक। इससे क्या होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड शो होगा। तो प्रैक्टिकली हमें एविडेंस मिलता है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड जितनी नहीं है, बल्कि सिंगल और डबल के बीच बीच में है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये बीच बीच में कहीं आएगा, जैसे बेंजीन के केस में होता है। ठीक है बच्चों, तो हाइपर कॉन्जुगेशन आप खुद पढ़ेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक रह गया, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट उसको कवर करेंगे। तो टाइम हमारा एंड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन कोई चीज़ हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डियर स्टूडेंट्स पूछ लेना, और ये लेक्चर दोबारा सुन लेना फरा, और ना बात आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या ग्रुप में डिस्कस कर लेना। ठीक है, इसको पढ़े तो सही टॉपिक को, ये इतना इजी नहीं है। बस ये बात याद रखनी, यहाँ क्या हुआ है, कॉन्जुगेशन में किसने हिस्सा लिया है, सी एच जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा बॉन्ड, उन्होंने कॉन्जुगेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने जो है वो डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन है इसके साथ
ये जो CH के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने कॉन्जुगेशन कर लिया, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, वो फिर आगे शिफ्ट होते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस, मैं ऑल टाइम अवेलेबल, ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो डोंट वरी। और कोई चीज़ ना समझ आए तो लेक्चर का लिंक मिलेगा, आप उसको आराम से स्लो करके इजीली दोबारा मेरी बातें सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।